ठीक है। अच्छा एक बात मुझे थोड़ा सा मुझे लग रहा है क्लास में है ना आपको उधर वाली हाँ उधर वाली नहीं इधर वाली का उसके बाद फिर क्लास में लास्ट सॉलिड वेस्ट वाली आप क्योंकि अब मैं दोबारा से तो नहीं रिपीट करूंगी पर थोड़ा सा ब्रीफ दे रही हूँ जो सॉलिड वेस्ट का था ठीक है। चलो शुरू से तो मैं ऐसे ही शुरू कर लेती हूँ पूछ लेती हूँ क्या होता है वेस्ट। हाँ क्या है वेस्ट नहीं इसी चीज है मैंने ऐसे सब कुछ ऐसे देख रहे हो बड़ी आंखों से बच जाती है। हाँ एक पॉइंट तो हम इसको ऐड कर सकते हैं और क्या होता है जो रिसाइकिल या रिपेयर हो सकती है ना हो सके मैं यही वाला पोर्शन ऐड करती हूँ कि वेस्ट वही होता है जिसमें वही मतलब तो हमने पिछली क्लास में इसको जल्दी जल्दी में थोड़ा सा ब्रीफ कर लेती हूँ जिसने लिखना हो उसको बस 1 मिनट हेडिंग्स लो और फिर अगली क्लास में जिसके पास नोट्स थे उससे ले लेना। पहले हमने लिखा बात यही करी थी कि वेस्ट क्या होता है फिर हमने उसमें ये वाली बात की थी कि हम उसमें सिर्फ सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सॉलिड वेस्ट बड़ी छोटी सी चीज है कि जो ना लिक्विड होता है ना गैस होता है जो वो वाला वेस्ट होता है वो सॉलिड वेस्ट होता है। फिर हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था कि 2 तरीके का वेस्ट होता है एक होता है हजार्डस एक होता है नॉन हजार्डस। हजार्डस का मतलब क्या होता है हजार्ड का मतलब क्या होता है कभी सुना है तो देखा है कोई कोई साइंस होते हैं जिसमें वो बना होता है स्कल स्कल बना होता है। स्कल मतलब वो स्केलेटन में जो खोपड़ी होती है जो खोपड़ी का सर तो क्या होता है तो हजार्ड से हमेशा वो खोपड़ी याद रखो और खोपड़ी से याद रखो कि हजार्डस का मतलब होता है जो हानिकारक हो और नॉन हजार्डस का मतलब होता है जो हानिकारक नहीं होता। ठीक है 2 टाइप के हमने वेस्ट पढ़े थे फिर हमने शुरू नॉन हजार्डस वेस्ट से किया था। नॉन हजार्डस वेस्ट के हमने टाइप्स किए थे कि उसमें कौन कौन से होते हैं। मेनली जो हमने लिया था वो लिया था म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो होता है MSW। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट वो वेस्ट होता है जो हमारे घरों से निकलता है या फिर मतलब वो वाली इंडस्ट्री से जहाँ मतलब जो रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं उनसे निकलने वाले वेस्ट को बोलते हैं। फिर हमने इसके बारे में पढ़ा था इसके सारे टाइप्स लिखे थे फिर उसके बाद हमने इसको फर्दर एक्सप्लेन किया था कि दोनों टाइप कैसे होते हैं। फिर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या होता है वो 2 टाइप का होता है गार्बेज एक ट्रैश। गार्बेज होता है जिसमें सारा फ्रूट वाला वेस्ट आता है ट्रैश होता है जिसमें रिमेनिंग म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का पार्ट। ठीक है ये सभी हमने लास्ट क्लास में करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे वेस्ट के कि अगर कहीं पे वेस्ट पड़ा हुआ है और हमने उसको डिस्पोज कराना है या उसकी जगह को नापना है तो उसके बारे में क्या क्या देखेंगे क्या देखते होंगे हम वेस्ट के वैसे मतलब वेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हमें देखनी है तो हम वेस्ट के बारे में क्या क्या देखेंगे। यहाँ पे आपके पास बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है इमेजिन करो तो उसकी क्या क्या आप देखोगे उसके बारे में अगर आपको उसको डिफाइन करना है। मैं गीला कूड़ा सूखा कूड़ा हाँ पॉइंट आजकल तो सबसे ज्यादा ट्रेंड यही कर ट्रेंड क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है गीला और सूखा। अच्छा गीला और सूखा वाला कूड़े को हम काइंड ऑफ गार्बेज और ट्रैश में डाल सकते हैं अगर हम नोटिस करें तो। मतलब जो भी गीला कूड़ा में ज्यादातर मेजोरिटी क्या होता है फूड वेस्ट भी तो होता है वो गार्बेज होता है और जो सूखा कूड़ा होता है जैसे जिसमें टीन और ये सब बचा हुआ हुआ वो सब ड्राई वेस्ट होता है। कौन से कलर के डस्टबिन में जाते हैं ग्रीन और ड्राई और वेट वेस्ट ग्रीन तो मैडम सूखा नहीं मैं कोई नहीं मानता सब हमारे यहाँ पे क्यों ग्रीन और ब्लू देखो ग्रीन में क्या करता है जैसे नहीं अब अगर बहुत सारी जगहों के रेलवे स्टेशन में ब्लैक भी लगने लगे हैं ई वेस्ट के लिए होते हैं ब्लैक पर यहाँ नहीं है अभी यूपी में तो कहीं भी नहीं है हिमाचल में देखे क्या 3 क्या है 2 ही है कहीं और। अच्छा उसके बाद जैसे मैं वैसे तुम्हें ये समझाना चाहती थी कि अगर किसी भी कूड़े के करेक्टरिस्टिक्स देखने थे तो करेक्टरिस्टिक्स में हम हमेशा ये देखते हैं कि अगर यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा पड़ा है वो कितनी जगह ले रहा है उसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट है उसे अगर हमें ड्राई करना होगा तो कितना टाइम लगेगा ये सब मैं लास्ट क्लास में करा चुकी हूँ तो ऐसे तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। फिर उसके बाद मैंने सबकी हीटिंग वैल्यूज लिखवाई थी मतलब मैंने वो लिखवाया था सीरीज जिसमें एनर्जी कंटेंट लिखवाया था कि किस वाले वेस्ट में कितना एनर्जी कंटेंट होता है वो क्वेश्चन एज इट इज बनता है तो जरा उस पर गौर कर लेना वो सीरीज ले लेना सबसे ज्यादा प्लास्टिक था। फिर उसके बाद मैंने सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल कॉम्पोजिशन लिखवाया था ये लिख लो
अगर एक बार लिखना चाहते हैं थोड़ा सा, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ MsW। केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि इसमें कौन सा कंपाउंड कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। तो वो कौन की फॉर्म में हमने लिखा था, CHONS, इसी सीरीज में प्रेजेंट होता है। सबसे ज्यादा कार्बन होता है, फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। CHONS, सॉरी CH, पहले कार्बन और ऑक्सीजन आएगा। हाँ ठीक है, COHNS। हाँ, ऑक्सीजन का कॉम्पोनेंट ज्यादा होता है, COHNS। ये आपने लास्ट वाली क्लास देखी है रिकॉर्डेड, वेरी गुड। कम से कम रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं यार, वेरी गुड। बंद होगी ना, बताओगे तो देखेंगे हम। कहाँ बंद होगी ना, मैंने देख मैं हम देख ये टेक्निकल एरर, इसको मैं देख नहीं सकती, सॉरी। COHNS हो गया, ये जरूर याद रखना, ये थोड़ा सा मुझे लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर हमने ये लिखा था कि कौन से कंपोनेंट में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है होता है, उसकी भी एक लिस्ट बनाई थी हमने। जो क्लास देखना चाहता है वो क्लास देख ले। फिर उसके बाद लास्ट हमने पढ़ा था कि किस चीज को डिग्रेड करने में कितना टाइम लगता है, मतलब पेपर को अगर एनवायरमेंट से हटाना तो कितना टाइम लगेगा उसको। अब ये सब तो पुरानी क्लास का हो गया, नए से शुरू करते हैं। बताओ क्यों पेपर को ताला क्यों लगता है दोस्तों? प्लास्टिक। हाँ, प्लास्टिक क्या है? वो पढ़ने में ध्यान दो, एक्सट्रूम आ गया ना क्लास में, तो बाकी की क्या टेंशन है, नहीं देख पाए ना देख पाए, तो अपना अपना देखो। बड़ा टाइम मिल रहा, बड़ा टाइम है इंडिया में लोगों के पास, तुम आए हुए हो ना, तो फिर चलो खत्म करो। हाँ, मैं पूछी थी प्लास्टिक और, हाँ क्यों पेपर क्यों जल्दी हो जाता है डिग्रेड, और प्लास्टिक को ज्यादा टाइम क्यों लगता है? वैसे जो लास्ट क्लास में थे पेपर को, अच्छा लास्ट वाले ना बोले, पेपर को कितना टाइम लगता होगा खत्म होने में लगभग दोस्तों? चलाना नहीं है, मैं पूछ रही हूँ कि नेचुरली अनटच्ड वो किसी जगह पे पड़ा है, मतलब किसी लैंडफिल में पड़ा है या किसी कॉर्नर में पड़ा है, नेचुरली उसको डिग्रेड होने में क्या लगता है, कितना टाइम लगता होगा? 2 साल, 1-2 साल। वैसे 30 दिन। मैंने कहा था जो क्लास में आए थे वो ना बताए। मतलब वही है। और प्लास्टिक को वो तो उसे मैं प्लास्टिक, हाँ मतलब हम प्लास्टिक की पढ़ाई कौन सी डेट को बैन, इंडिया में कौन सी डेट को सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हुआ था? ये 2 जुलाई क्यों निकल गया नया? ये 2 माह से याद आ गया। कोई भी चीज या तो मंथ के एंड में होगी या मंथ की स्टार्टिंग में होगी, रैंडम 2 जुलाई। अच्छा, फरवरी में सेकंड को वो था, सेकंड को क्या था, कौन सा डेट था सेकंड को, मैं सब लिस्ट बता दूं। 2 फरवरी को कोई बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था, क्या था? कह रही सबकी थीम्स याद कर लो, तुम्हें पता नहीं याद हुआ है, और ये बहुत आता है यार, तो मुझे समझ नहीं आ रहा तुम अपने नंबर क्यों खोना चाहते हो इसमें। एक छोटी सी लिस्ट मैंने तुम्हें लिखवाई है सिर्फ, जिसमें 10 डेज है, तुम वो भी याद नहीं कर पा रहे। क्या था 2 फरवरी को? मैम आपने को कौन से लेक्चर में लिया, फिर हम वाला लेक्चर देख लेंगे एक बार, पूरा ठीक और पेपर उसमें आपने डेट्स लिखवाई होंगी। मैम बताना चाहिए कि कर लो, नहीं चाहिए बेटा दिवस बायोडाइवर्सिटी सेकंड को कौन सा डे था? 2 फरवरी वेटलैंड डे, वेटलैंड डे। तुमने कहीं न्यूज़ 11 में भी देखा होगा, देखो आपने वेटलैंड डे का मतलब, वेटलैंड डे का भी इस साल यूपी में बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ है, महोबा में हुआ है, महोबा में बर्ड फेस्टिवल। मतलब क्या होता है कि वेटलैंड्स में ज्यादातर बर्ड होती है ना, तो बर्ड वॉचिंग का प्रोग्राम हर साल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है। तो इस बार जो यूपी का बहुत फेमस वो हुआ था, इवेंट हुआ था महोबा में। और तुम एक बार वेटलैंड्स के बारे में जरूर पढ़ लो, क्योंकि जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें आएगा। वेटलैंड का मतलब, वेटलैंड डे हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमने रामसर कन्वेंशन साइन किया, ये मैं सब बता चुकी हूँ। रामसर कन्वेंशन साइन किया था हमने उस दिन, और इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं ये आप लोग पढ़ो, यूपी में कितनी रामसर साइट्स है, हमारे सबसे क्लोजेस्ट रामसर साइट पता कौन सी है? अभी अनाउंस हुई है, मुजफ्फरनगर में, तुमने सुना हैदरपुर वेटलैंड है, हैदरपुर वेटलैंड है यहाँ पे, बहुत फेमस है वो, और वो रामसर साइट है।
तो हमारे तो बहुत क्लोज है, तो यूपी में कितनी है, इंडिया में कितनी है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर अभी वेटलैंड डे गया है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे मुजफ्फरनगर में हैदरपुर वेटलैंड, हैदरपुर वेटलैंड। वेटलैंड होता क्या है वैसे? आग, वेरी गुड। क्या होता है आग? हाँ, मतलब वेटलैंड, गीली जमीन इतनी छोटी सी बात है जहाँ पे भी धरती, पर एक बात इसमें आपको याद रखना होता है, जो क्राइटेरिया है इसका, कि वो शैलो वाटर होता है। शैलो वाटर मतलब बहुत गहरा नहीं, 6 मीटर से ज्यादा डीप जहाँ पे भी पानी होगा वो कभी भी वेटलैंड नहीं होता। 6 मीटर या 6 मीटर से कम तक का जो भी पानी होता है वो वेटलैंड, ये होता है वेटलैंड। जैसे कभी कभी ऐसा नहीं होता कि खेतों के बीच में आप लोगों ने देखा है कि कहीं पे भी पानी इकट्ठा हो जाता है बहुत सारा, तो इसका ऐसा नहीं होता कि पूरे साल होना चाहिए, सीजनल भी हो सकता है, ये एवर सकता है, पूरे साल पानी रह सकता है, कभी कभी कम पानी रह सकता है, तो ये सब कुछ होता है। ठीक है, कोई परेशानी इस बारे में? करेंगे एक वेटलैंड में भी पूरी क्लास, पर मैं इसलिए अभी बता रही हूँ क्योंकि अगर कोई रिसेंट आपका एग्जाम आने वाला है तो अभी वेटलैंड डे गया है 2 फरवरी को, उसकी थीम जरूर देख लेना। जो भी डेज आते हैं, डेज के साथ में उनकी थीम्स भी आती हैं, और थीम ना हमेशा ऐसे करते हैं वो कि साथ में 2020 2021 की दे देते हैं, तो हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है कि रिसेंट ईयर्स में, मतलब थीम तो किसी ना किसी वेटलैंड डे की सभी हैं, पर आपको इस साल की अगर लेटेस्ट की बतानी हो तो कंफ्यूज हो जाता है फिर आप, तो थीम जरूर देख के जाना, कुछ वेटलैंड रिस्टोरेशन था इस साल का, तो वो भी आप चेक कर लेना। बाकी क्लास वेटलैंड की रखेंगे कि उसके कितने टाइप्स होते हैं, समझ गए? चलो बाद में चलो। अब अच्छा, मेरा वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया कि प्लास्टिक को मिलियन ईयर्स में रख जाते हो कितने होता है? क्योंकि पेपर, क्योंकि पेपर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये छोटी सी चीज है। अगर कल को तुमसे कोई भी इंटरव्यू में पूछता है, तुम्हें ऑब्जेक्टिव में लिखना है, तो छोटी सी बात है कि जो चीज जल्दी डिग्रेड हो जा रही है, ये मैं कहूँगी जो डिग्रेड हो जा रही है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, और जो नहीं हो पा रही कभी भी वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अच्छा, इसमें भी दो बातें हैं, लोग जैसे ये ना फोर्थ फिफ्थ में हम पढ़ते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है जो होता ही नहीं कभी भी डिग्रेड, पर ऐसा नहीं है, तो मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स हो जाएगा तो नेक्स्ट पॉसिबल ईयर्स डिग्रेड करना, तो उसको कैटेगराइज हम हमेशा नॉन बायोडिग्रेडेबल में कर देते हैं, पर ऐसा कोई भी वेस्ट नहीं है जो कभी भी खत्म होगा, अमर कोई भी वेस्ट होगा, और जो चीज मिलियन ईयर्स तक स्टे कर पा रही है वो एक तरीके से यही हो गया ना, अगर कल कोई इंसान जीने लग जाए तो उसे अमर इंसान ही कहेंगे ना, कि जो 1 मिलियन में क्या होता है, मिलियन वैसे 10 लाख 10 लाख, थैंक गॉड, ये मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि सबको पता होगा। कितने मिलियन मिलके 1 करोड़ रुपया बनाएंगे? सिर्फ अंशिका बताएगी, बाकी कोई। कितने मिलियन मिलके 1 करोड़ रुपया बनाएंगे? चलो मैथ्स की क्लास है तो ठीक है, अब लिखना शुरू करो, मैं नया बता रही हूँ। अच्छा ये बताओ, ये पहले इसमें नेक्स्ट जाने से पहले मैं एक नई चीज पूछना चाह रही हूँ, वेस्ट जनरेशन में मतलब कौन कौन सी चीज होती होगी जो वेस्ट जनरेट हो, तो जैसे जो वेस्ट है वो जनरेट हुआ, यहाँ पे बहुत सारा वेस्ट पड़ा है, तो क्या मतलब उसे अगर आपको डिफाइन करना है तो आप कैसे करोगे कि किस किस को मिलके बनाए वेस्ट, कंपाउंड्स को नहीं, किस किस चीज को मिलके बनाए? जैसे यहाँ पे बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा हुआ हुआ पड़ा है ना, आपको समझ आ गया, यहाँ पे आपको बहुत सारा वेस्ट है, तो ये क्या क्या प्रोसेस अंडरगो करके आया होगा कि अब आप कहते हैं कि हाँ ये कूड़ा है, क्योंकि जो हमारे घर से एक बार हम वेस्ट निकालते हैं अक्सर वो कूड़ा नहीं होता, क्योंकि हम उसे रद्दी में बेच देते हैं, है ना, उसे मतलब फाइनल प्रोडक्ट अगर यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है, किसको आप कहोगे कि हाँ भाई अब ये फाइनली कूड़ा है, इसमें अब और कुछ नहीं किया जा सकता, इसे कर दो डिस्पोज। मैम जो हमारे स्टोर की चीज ना हो वो बेचने के लिए ना हो तो रिसाइकल मैं डेफिनेशन तो बिल्कुल ठीक बताई, पर आपके फोकस से उसमें क्या क्या रिमूव हो चुका होगा अगर ये फाइनल वेस्ट यहाँ पर। अब मतलब जैसे दो तरीके का वेस्ट होता है, एक वेस्ट तो ये होता है जिसका डिस्पोजल मतलब निस्तारण, आज हम ज्यादा बात इसकी करेंगे कि सब बातें करती है कूड़ा क्या होता है, नॉन हजार्डस वेस्ट, अब हम बात आज सिर्फ और सिर्फ निस्तारण की करें कि अब हमारे पास इतना कूड़ा बचा है, हमें इसका निस्तारण करना, ठीक है, तो कैसे, मतलब कौन सा वेस्ट अब बचा हुआ है जिसको अब हम कहेंगे कि अब ये तो किसी काम का नहीं है, हमारे भी और किसी और के भी, अंडरलाइन कूड़ा वो है जो ना हमारे उपयोग की चीज है ना किसी और के उपयोग के लिए अब बचा हुआ है, तो उसमें क्या क्या बचा होगा? इसमें एक चीज लिखो, फिर मैं उसको डिफाइन करूंगी, इसमें लिखो रिकवर्ड मटेरियल, लिखो एक बार, रिकवर्ड मटेरियल प्लस डिस्कार्ड्स, इसका मतलब समझाऊंगी, रिकवर्ड मटेरियल प्लस डिस्कार्ड्स,
जो डिस्कार्ड होता है प्लस के बाद में कॉमा लगा दो, डिस्कार्ड के नीचे लिखना। डिस्कार्ड वो वाले कूड़ा होता है जो अब सीधा का सीधा लैंडफिल में जाएगा, लैंडफिल में जाएगा, या फिर जैसे निस्तारण के ना आगे जाके मेथड पढ़ेंगे, दो मेन मेथड होते हैं। या तो हम इंसिनरेट कर देते हैं, इंसिनरेट का मतलब होता है कूड़े को आग लगाना, पर ऐसे आग लगाना अलाउड नहीं है जैसे आप लोग लगा देते हो अपने घर के बाहर, क्योंकि आप जिस तरीके से उसको आग लगाते हो उसकी वजह से उससे बहुत सारे कंपोनेंट्स एटमॉस्फेयर में जाते हैं। इंसिनरेशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस या प्रेजेंस या उसको रेगुलेट करके फिर उसको आग लगाना। उससे क्या होता है कि धुआं 1 सेकंड में सारा कूड़ा जल के राख हो जाता है, तो वो जो गैसेज है वो एनवायरमेंट में रिलीज नहीं होती। तो एक ये मेथड हो गया, और दूसरा होता है लैंडफिल। लैंडफिल का मतलब नहीं होता जैसे गड्ढे करती है, कभी देखिए आप लोगों ने कि बड़े बड़े गड्ढे करती पेड़ों में कूड़ा डाल के उसको हाँ लॉक कर दिया है ना। तो ये दो मेथड्स होते हैं। तो डिस्कार्ड वो वाला कूड़ा होता है जो अब फाइनली किसी के इस्तेमाल के लिए नहीं बचा, या तो वो लैंडफिल में जाएगा या वो इंसिनरेटेड। ब्रैकेट में लिखो इसके नीचे कि डिस्कार्ड कौन सा वाला हो। इंग्लिश में कोई लिख रहा है? नहीं, मैं हिंदी में, तो इसको ऐसे लिखते हैं अपनी लैंग्वेज में, ये वो कूड़ा है जो या तो इंसिनरेट होगा या फिर लैंडफिल में जाएगा। मतलब अभी किसी प्रयोग में किसी के लिए नहीं बचा। अब ये वो वेस्ट है जो हमें डिस्पोज ही करना है, मतलब इसमें से वो सारा मटेरियल निकाल लिया गया होगा जिसको, इसका मतलब ये है, सुनो एक बार ये लाइन को अच्छी तरह, कि इसमें से हर वो मटेरियल निकाल दिया गया है जो या तो डिग्रेड हो सकता था, इसका मतलब है कि इसमें से वेट वेस्ट अलग कर दिया गया है ना। दूसरा, इसमें से हर वो मटेरियल निकाल लिया गया है जो रिकवर हो सकता था, रिसाइकल हो सकता था, रीयूज हो सकता था। फर्क समझ रहे हो? या रिपेयर हो सकता था। इन सब ऐसे इन सब के टर्मिनोलॉजीज का मतलब पता है? रिसाइकल, रीयूज, रिपेयर, रीमैन्युफैक्चर। इसको भी लिखवाती हूँ, अभी लिखवाती हूँ, ठीक है? समझ गए? डिस्कार्ड में बहुत सारा वेस्ट है, समझ आ गई? लिख लो इसको। और रिकवर्ड मटेरियल में कोई सारा मटेरियल आ जाता है, उसके नीचे ब्रैकेट में लिख लो जो रिसाइकल, रीमैन्युफैक्चर, रिपेयर या फिर रीयूज अभी हो सकता है, वो वाला मटेरियल, ठीक है? कोई दिक्कत? अच्छा, एक और छोटी सी चीज लिख लो, हेडिंग बनाओ कि आपको क्या लगता है कि फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस वेस्ट जनरेशन, मतलब कहीं में जैसे मेरा घर है, मेरे घर में कूड़ा कम जनरेट होता है, यहाँ मैं आके देख रही हूँ तो बहुत सारा कूड़ा और गंदगी है, ऐसा क्यों? क्या फर्क है वहां पे और यहाँ पे? मतलब कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कम कूड़ा या ज्यादा कूड़ा जनरेट होने में फर्क बनाते हैं? पॉपुलेशन। वेरी गुड, एक पॉइंट लिखो पहला, फिर इसको डिफाइन कभी भी कर देना, ये इसलिए लिखवा रही हूँ ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव में आता। पहला, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस वेस्ट जनरेशन, मतलब जो वेस्ट जनरेशन, मतलब कितना कूड़ा जनरेट होगा कितना नहीं होगा, उसको उसका मापन कर, मतलब उसमें नहीं, तुमने क्या लिखा है हिंदी में? फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस वेस्ट जनरेशन। नहीं तो इसको कैसे समझा तुमने, इसका क्या मतलब है? मतलब समझ आ गया ना? इसका मतलब ये है कि वो किन फैक्टर्स की वजह से कम या ज्यादा कूड़ा जनरेट हो रहा है, फर्क कि एक तो कूड़ा जनरेट करने वाले कारक, हाँ कारक, हाँ बिल्कुल ठीक, सही बात है, इस तरीके से लिखो, सही है। बड़ी जल्दी जल्दी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस किया और ये नहीं देखा तुमने कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे आ गया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है? अच्छा, एक तो पॉपुलेशन हो गया। अच्छा, जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां ज्यादा कूड़ा होगा या कम कूड़ा होगा? हाँ, ये तो मतलब सेल्फ डिफाइनिंग था ना, मैं देखना चाह रही हूँ, ठीक है? पॉपुलेशन। और दूसरा तो इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्री यहाँ पे ये लिख सकते हैं, इंडस्ट्रीज भी हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, वो पॉपुलेशन में ही आ गया एक तरीके से कि जहाँ पे जिस एरिया में ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी वहां ज्यादा कूड़ा जनरेट होगा, जिस एरिया में कम इंडस्ट्रीज होंगी वहां कम कूड़ा जनरेट होगा। एक पॉइंट हो गया पॉपुलेशन। और बताओ 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 बताओ, पॉपुलेशन एक ही बताया, और बताओ। क्या क्या? एक मैं बताऊंगा क्या? नहीं, वो तो सब पॉपुलेशन में आ गया एक तरीके से कि जहाँ पे पॉपुलेशन एरिया ज्यादा होगा। पब्लिक एटीट्यूड, जो एजुकेशन से पब्लिक एटीट्यूड स्लैश एजुकेशन, मतलब जहाँ ऐसा हम एटलीस्ट एक्सपेक्ट तो करते हैं कि जहाँ पे लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं या जिस पर्टिकुलर लोकेलिटी के लोग पढ़े लिखे होंगे वो ज्यादा कूड़ा इधर उधर ना फेंक के डस्टबिन में डालेंगे, और जिधर पढ़े लिखे लोगों की कमी होगी
उन्हें अभी इतना नहीं पता होगा। वैसे तो हम पढ़े लिखे हैं, हमें फिर भी नहीं पता कि 2 डस्टबिन हमें घर में रखने हैं, तो वो अलग बात है। किसी के घर में है 2 डस्टबिन, ब्लैक ब्लू और ग्रीन, हमारे घर में इस बार तो बट नगर निगम सबको फ्री दे के गई थी ना। अच्छा, हमारे कॉलोनी में क्या हुआ, बड़ा फनी है कि वो मिले फ्री, लोगों ने उसमें पेड़ उगा लिए ना। अच्छा, मैं तो किसी को टोका तो मारने के लिए कोई बात नहीं करता, पर्यावरण के लिए रहे हैं, फिर पेड़ उगा लिए। नहीं नहीं नहीं, टीवी में नया एड फिल्म आ रहा है कि बच्चा डस्टबिन में बैठ जाता है, उससे इंस्पायर हो जाओ यार। मतलब वैसे जनरली मानते हैं। चलो 2 पॉइंट हो गए, एक हो गया पॉपुलेशन, एक हो गया पढ़ा लिखा होना है नहीं होना। और क्या होता है क्या? दूसरा पॉइंट ये था पब्लिक एटीट्यूड स्लैश एजुकेशन। वेरी गुड, इसको लिखो लेजिस्लेशन, लिखो पॉइंट लेजिस्लेशन। मतलब जिस कंट्री में या जिस स्टेट में आप लेजिस्लेशन होता है LEGISLATION, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। तो वेरी गुड, बिल्कुल ठीक पॉइंट है ये कि जिस पर्टिकुलर कंट्री में या स्टेट में, अब जैसे हम है, कल को यूपी गवर्नमेंट इस चीज को इनिशिएट कर दे कि हमारे यहाँ जो भी जनरेट करेगा उसको इतना फाइन लगेगा, या जिसको भी जमीन पे फेंकते हुए, जहां पर कानून जितना सख्त हो जाएगा वहां के लोग उतना ज्यादा कम या ज्यादा कूड़ा जनरेट करेंगे। मैं यहाँ पे लिखा हुआ है दीवारों पे, आप पे और अगर आप बाकी अगर आप इंडिया को बाकी कंट्रीज से कंपेयर अगर आप इंडिया को बाकी कंट्रीज के साथ कंपेयर करो तो जो कंट्रीज ज्यादा नीट एंड क्लीन है उसका जरूर एक रीजन यही है कि वहाँ की गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है, और यहाँ की गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है लेजिस्लेशन। फाइन वगैरह होगा तभी पब्लिक एटीट्यूड या एजुकेशन। थर्ड पॉइंट क्या हो गया? लेजिस्लेशन। और बताओ, लेजिस्लेशन का मतलब ये है कानून, हाँ नियम और कानूनों में सख्ती, ये वाला पॉइंट याद रख सकती है, इस तरीके से हम लिख सकते। मतलब वैसे यहाँ पे भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल बना हुआ है, कौन से साल में आया था? पिछली पहले भी किसी क्लास में बताया। अभी फिलहाल सॉलिड वेस्ट के लिए जो रूल चलता है वो सॉलिड वेस्ट एंड मैनेजमेंट रूल 2016 है, लिख लो इसको भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे पेपर पूछते हैं। 2016 का नहीं, ईयर्स इंपॉर्टेंट, डेट से कोई फर्क, कोई पूछना नहीं। डेट तो ऐसे याद करते रहोगे तो ईयर्स ही बड़े मुश्किल है याद करने। चलो और कौन सा रीजन हो सकता है? और बताओ जल्दी, 3 हो गए, 3 हो गए, 3। और क्या कारण हो सकते हैं लड़कियों, जहाँ पे कूड़ा कम जनरेट हो रहा है और एक एरिया में ज्यादा? आपको लगता है कि मौसम से भी फर्क पड़ता होगा? देखो वैसे सीजन कैसे पड़ता है मुझे बताओ कि कौन से सीजन में कम कूड़ा जनरेट होता है, कौन से में ज्यादा, ऐसा फर्क कभी दिखा है? क्यों? एक चीज कभी देखिए, तुम एक चीज देखोगे कि कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज होती है जो साल के कुछ महीनों में ही चलती है, ये कभी सुना है? आवाज आ रही है? अच्छा, कभी तो मेरी आवाज से डिस्टर्ब हो रही चलो मेरी बात, सब पॉइंट पे रहेंगे। बताओ सीजन से, मैं सीजन से अगर आप छोटा मोटा कूड़ा जनरेशन तो हटा दो कि कौन सा हवा कब चलती है, वो तो अब इतने बड़े हो गए, ये नहीं क्या होगा कि कब हवा चलती है। बरसात में क्या होता है? नहीं सुनो, जैसे ऐसा होता है ना सीजन वाइज इंडस्ट्रीज का सेटअप होता है, कुछ इंडस्ट्रीज होती है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में चलती है,
दूसरे पर्टिकुलर सीजन में चलती नहीं। तो उन वेस्ट से जो इंडस्ट्री से जो 100% वेस्ट जनरेशन है वो एक पर्टिकुलर सीजन में बिल्कुल बंद हो जाता है और एक पर्टिकुलर सीजन में बिल्कुल चलता रहता है। तो अगर सीजन को कभी भी डिफाइन करना होगा तो उन इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल दो, ये नहीं कि हवा कब चल रही है और ये सब का कोई वो नहीं है। और हाँ, पर ये कह सकते हो आप कि विंडी जब होता है, अगर किसी उसका नेक्स्ट पॉइंट लिखो ज्योग्राफिकल लोकेशन, इस पे भी बहुत फर्क पड़ता है कि कूड़ा कितना जनरेट हो रहा है कितना नहीं। अच्छा, ज्योग्राफिकल लोकेशन को भी फर्दर 3 टाइप में देख सकते हैं। एक तो ये है कि जिन जगहों पे ज्यादा हवाएं चल रही है या कुछ भी ऐसा है जहाँ कूड़ा। अच्छा, दूसरा रीजन इसमें होता है कि कुछ जगह ऐसी है जिसके आसपास तो लैंडफिल्स मौजूद है, तो जब भी आपका कूड़ा जनरेट होगा वो कहीं ना कहीं आप रिमूव करा दोगे। कुछ जगह ऐसी होती है जिनके आसपास करने की जगह ही नहीं, जैसे कुछ गाँव है जिसमें कोई खाली जमीन नहीं पड़ी। गाँव वगैरह में कैसे डिस्पोजल होता है ये नगर पालिका पंचायत में, कि ये लोग ना एक जमीन खाली जमीन पे इकट्ठा करके रख देते हैं सारा कूड़ा, और फिर वो जहाँ के निगम होता है वो निगम कुछ टाइम बाद मे बी वंस इन अ मंथ ट्वाइस इन अ मंथ वहां से कूड़ा उठवाता है। और कुछ गाँव ऐसे होते हैं जिनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डिस्पोज कर देते हैं कि बह के कहीं पर भी चला जाएगा, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई खाली जमीन ही नहीं पड़ी हुई। एक जगह पड़ा पड़ा कूड़े को बोलते हैं लेगेसी वेस्ट, आजकल इसका बहुत ट्रेंड चल रहा है। लिखो LEGACY, लेगेसी वेस्ट। इसका क्वेश्चन भी बनता है कि क्या होता है लेगेसी वेस्ट। लेगेसी वेस्ट वो वेस्ट होता है जो बहुत टाइम तक एक जगह पे पड़ा ही पड़ा है, जैसे आप साथ GLEGACY, लेगेसी वेस्ट मतलब सालों साल से वो कूड़ा वहीं पड़ा है और उसको ही देखने वाला नहीं, या फिर वो अभी किसी कारणों के चलते नहीं डिस्पोज हो पा रहा। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप अब आप मेन शहर में सिचुएटेड होते हैं ना, यहाँ पे निगम है हमारे, तो जितना कूड़ा आपके घरों में है तो रोज किसी ना किसी तरह डिस्पोज हो रहा है, पर हर छोटे गांव तक या हर छोटी जगह तक डिस्पोजल का प्रोसेस पहुंच पाए ये कंपलसरी नहीं होता। कौन सा निगम का है क्या बताती हूँ। हमारे यहाँ क्या है कि अभी हमारे पास अपना डिस्पोजल सेंटर नहीं है, वैसे हमारा बन रहा है बेटा में, हमारा बेटा चांद में बन रहा है तो वो अपना डिस्पोजल सेंटर होगा तो यही हो जाएगा। अभी हमने 2 एजेंसीज हायर करी हुई है, एनवायरन करके प्राइवेट 2 इंडस्ट्रीज है, तो एक मेरठ लेके जाती है कूड़ा, एक हापुड़। हाँ, अभी दूर जाता है क्योंकि वहां पर अपना सेंटर नहीं है, ये सेंटर बनाने में बहुत पैसा लगता है, तो बन रहा है पर उसमें कुछ एनवायरमेंटल क्लियरेंस का इशू चल रहा है। मतलब जैसे होता है ना, आपके घर के पास बन रहा है तो आप ऑब्जेक्शन कर दोगे, तो क्लियरेंस का मतलब यही होता है। EIA पढ़ा है किसी ने मेरा यहाँ पे? बहुत अच्छी क्लास थी मैंने उसकी EIA की, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। हाँ वो हाँ नहीं, आपने मेरी EIA की क्लास ली थी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, मैंने स्टार्टिंग में आते ही ली थी वो क्लासेस। उसमें ये सारा प्रोसेस पब्लिक हियरिंग होती है। जैसे अगर आपको कुछ भी कल को सेटअप करना है, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो एक EIA का प्रोसेस होता है जो आपने को गवर्नमेंट के साथ अंडरगो करना पड़ता है, फिर गवर्नमेंट आपकी सारी क्लियरेंसेस आपको देगी, तब आप वहां पे इंडस्ट्री सेटअप कर सकते। वो क्लास जरूर देख लेना, 2 क्लास मेरी रिकॉर्डेड शायद पड़ी होंगी, उससे रिलेटेड आजकल बहुत क्वेश्चन बनने लग गए क्योंकि EIA ट्रेंड में है। 2022 में EIA आया था नया और बहुत ज्यादा उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन हुआ था, तो मैंने उस क्लास में कंपेयर भी कराया है। हाँ, कि पुराने और नए वाले को लोग अपोज भी कर रहे हैं, तो देख लेना, उससे भी काफी इजी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बात खत्म। चलो बाकी कौन कौन से 5 पॉइंट हुए, जिससे एक हुआ पॉपुलेशन, पब्लिक एटीट्यूड, लेजिस्लेशन, ज्योग्राफिक लोकेशन और सीजन्स। कोई प्रॉब्लम किसी को? मैं आपने ज्योग्राफिकल लोकेशन के 3 पार्ट्स बताए। हाँ, फर्स्ट वाला पार्ट कौन सा बताया? फर्स्ट वाला मैंने ये बताया था ज्योग्राफिक लोकेशन में कि जो एरिया ज्यादा ठंडी होते हैं और जिसमें कम विंड चलता है तो उससे भी कहीं ना कहीं वेस्ट जनरेशन इफेक्ट, पर मेन उसमें वही वाला क्राइटेरिया रखना जो मैंने बताया। अच्छा चलो, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में कितना कितना वेस्ट जनरेट होता है। पहले लिखो, पहले तो ये लिखो कि हर साल 1.3% जो जनरेशन है वो बढ़ रहा है। अंडरलाइन करो 1.3%। हर साल 1.3% वेस्ट जनरेशन इंडिया की बात कर रही हूँ बढ़ रहा है, ठीक है। जिसमें से जो अर्बन ग्रोथ है वो 3 से 3.5%, जिसमें से हटा दो। एक लाइन तो ये लिखो कि पूरे इंडिया में एज अ होल 1.3% बढ़ रहा है, ठीक है। सेकंड वाला लिखो कि अर्बन एरियाज में 3 to 3.5% का ग्रोथ हो रहा है हर साल। 3 to 3.5%, हाँ, पर ईयर, ये पर साल की बात कर रही हूँ। 3 to 3.5, बाकी सब जो बढ़ रहा है वो रूरल में बढ़ रहा है। जैसे एक मैंने मुझे बताया कंफ्यूजिंग स्टेट इसलिए जो ओवरऑल बढ़ रहा है वो हर साल 1.3 बढ़ रहा है, और खाली जो अर्बन का बढ़ रहा है उसमें 3 to 3.5% होता है, बाकी जितना भी है वो सब रूरल, ठीक है।
अरे वो माइनस कर लेना आप 100 में से। मैं R1 का बता रही हूँ बस। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट जिसको 3 बार स्टार करना है, पूरे इंडिया में पर केजी पर कैपिटा पर डे कितना बढ़ता है? कितना बढ़ता होगा? पर केजी पर कैपिटा पर डे का क्या मतलब होगा? पर केजी पर कैपिटा पर डे। हाँ, कैपिटा CAPITA लिखो, पहले इसको लिखो क्या होता है। 0.12 से 0.60 लिखो। 0.12 टू 0.60 पर केजी पर कैपिटा पर के लिए स्लैश 0.12 से लेकर 0.60, ठीक है, यूनिट समझ आई? पर केजी पर कैपिटा पर डे। पर के लिए पता है क्या यूज होता है? स्लैश। पर केजी पर कैपिटा पर डे 3 यूनिट्स है। आप बताओ इसका क्या होता है? एक इंसान एक दिन में कितना किलो का वेस्ट जनरेट कर रहा है इंडिया का? बहुत ज्यादा नहीं है। कैपिटा का होता है पर इंसान, पर हेड। हाँ सही है, कई जगह यूज होता है। और पर डे मतलब हर दिन। इंडिया में है ये वेस्ट जनरेशन का रेट कम है या ज्यादा है? पर केजी मतलब किलो, इसकी यूनिट केजी है, मतलब इसकी यूनिट किलोग्राम में है। मतलब 0.12 केजी कूड़ा एक बंदा एक दिन में जनरेट कर रहा है इंडिया। ये है इसका मतलब। ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है यार। अब इसको ना अच्छी तरह अंडरलाइन कर लो, ये क्वेश्चन बनेगा। कम नहीं है, अगर हम एक दिन का देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा। ब्लेम करते रहते हैं ना कि हमको कि यहाँ से कूड़ा नहीं उठा रहे, वहां से नहीं उठा रहे। अगर वो एक दिन भी शहर का कूड़ा ना उठाए ना, शहर में सिर्फ कूड़ा नजर आएगा। सही बता रही हूँ, मतलब मैं हाइप नहीं कर रही। अगर एक दिन आपके घर में नहीं आते भैया, जो भी आपके रैक पे कर होंगे, कितना ज्यादा डस्टबिन फिल हो जाता है, आप ठीक है। ये वाला यूनिट सबने नोट डाउन कर लिया। अब आगे देखो। अच्छा, ये वाला लिखने की जरूरत वैसे है नहीं, पर तुम लिख लो। मॉइस्चर कंटेंट मैंने लास्ट क्लास में भी लिखाया था। मॉइस्चर कंटेंट जो MSW में होता है वो 30 to 60% है, याद रखना पड़ेगा। मॉइस्चर कंटेंट MSW तो आप समझ गए ना, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, वो 30 to 60% होता है। और जो CN रेशियो होती है, मॉइस्चर कंटेंट मतलब नमी कितनी है, 30 से 60। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है जब भी आएगा, तो मॉइस्चर कंटेंट 30 to 60% मॉइस्चर कंटेंट। कौन से वेस्ट में लिखा है इसको? 30 से 60, 30 to 60%। तो किस में लिखा है, कौन से वेस्ट टाइप में? हाँ, किस में, कौन से वेस्ट में? नहीं नहीं, टेबल नहीं बनाने से लाइंस में लिखो। ये MSW की बात कर रही हूँ मैं। MSW मतलब हाँ, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बात हो रही है। ये भी मेंशन कर लो साथ साथ। और CN रेशियो लिखो, C/N रेशियो, CN रेशियो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो बोलते हैं इसको। ये 20 to 40% है। 22% भी नहीं होता, 20 to 40, 20-40 CN रेशियो। मतलब समझ गए ना CN रेशियो का मतलब? कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 20-40, 20 से 40। फिजिकल कंपोजिशन लिखनी है कि कितना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है हमारे वेस्ट में, कितना पेपर, कितना प्लास्टिक, कितना मेटल। लिख लो, एक जगह लिखो, पहले टेबल बनाओ। एक साइड लिखो कौन वेस्ट का टाइप, और दूसरी जगह लिखो वो कितना प्रेजेंट है, अमाउंट। पहला लिखो बायोडिग्रेडेबल्स टाइप ऑफ वेस्ट, दूसरी तरफ लिखो कि अमाउंट कितना है, कि वो कितना कितना मात्रा में प्रेजेंट है। इधर लिखो पहले बायोडिग्रेडेबल्स, मतलब वो कूड़ा जो बायोडिग्रेड हो सकता। उसको सामने लिखो 47.43, 7.43। दूसरी साइड लिखो सेकंड कॉलम पेपर, इधर लिखो 8.13। शुरू से बोल दो, पहला था कि बायोडिग्रेडेबल्स
कितना है वो 47.43। फिर सेकंड लिखो पेपर कितना है वो 8.13। फिर लिखो प्लास्टिक स्लैश रबड़, प्लास्टिक स्लैश रबड़ 9.22। फिर लिखो मेटल 0.50। ये टेबल्स ना सॉलिड बेस के जरूर कर लेना पीछे वाले 50। फिर उसके बाद लिखो ग्लास 1.01। इस थ्रू आउट दी चैप्टर मैंने टेबल बनाया, दे वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लास 1.01। फिर उसके बाद लिखो रैग्स 4.49। रैग्स क्या होता है? क्या होता है रैग्स? रैग्स मतलब होता है वो पुराने कपड़े और ये नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? थैली, यानी जैसे कपड़े वपड़े नहीं होते क्या, डस्टिंग क्लोथ्स और ये सब, क्या बोलते हो तुम लोग? समझ गए ना? वही। आगे चलो, अब लिखो अदर्स 4.016। 4.49। तो ऐसे भी याद रखना मुश्किल है, पर इनका टेप को याद रखना चाहिए कि कौन सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, कौन सबसे कम प्रेजेंट है। ज्यादातर उस हिसाब से सीरीज आती है, ठीक है। उसके बाद देखो अदर्स 4.016। 4.016 स्पेसिफिक लिखवा रही हूँ। एंड में लिखो इनर्ट 25.16। गैसेस और ये सब इनर्ट मतलब गैसेस और ये सब जो कूड़े से निकलने वाले मीथेन वगैरह गैसेस इनकी प्रेजेंस होती है 25। इनर्ट इनर्ट INER गैस। से मीथेन मीथेन अभी आगे बढ़ेंगे ना। कूड़े से जैसे कभी सुना है कि कूड़े से गैस जनरेट होती है? कौन सी? जैसे मीथेन ही होती है। मीथेन से बहुत सारी आजकल वो तो बायोगैस प्लांट का नाम सुना है? गोबर गैस सब इसमें मीथेन ही है। चलो इसके बारे में बात करेंगे। 25.16 सब में लग जाती है आप तो। 25.16 जाओ सीजन पर सेंस हो हाँ लग जाएगी। चलो आगे। एश कंटेंट का भी एक टेबल बना लो। एश कंटेंट का मतलब ये होता है किससे कितनी, किस कूड़े में से सबसे ज्यादा एश प्रोड्यूस रात। एश का मतलब एश कंटेंट का टेबल बनाओ। ये सब मैं MSW का बता रही हूँ, ये सबको पता है ना? यस हाँ, शुक्र है भगवान का। किसी भी वेस्ट में लिख गया बड़े शौक से, और आगे सवाल करो। चलो, सबसे ज्यादा गैस किसमें प्रोड्यूस होती है? ग्लास से। ग्लास लिखो, पहले इसकी सीरीज लिखो। सबसे ज्यादा एश कंटेंट होता है ग्लास में, फिर होता है रबड़ में, फिर लेदर में। ग्लास, रबड़, लेदर, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, वुड। ग्लास, रबड़, लेदर, प्लास्टिक, टेक्सटाइल और वुड। इसकी क्या परसेंटेज है मुझे भी देखना। चलो अब इनके नीचे इनकी परसेंटेज लिखते चलो ब्रैकेट में, है ना? ग्लास में 98, 99 ग्लास 99। अब देखो इसमें ग्लास कितना अलग है। इसके बाद सेकंड नंबर पे रबड़ है, उसमें 15-20 की रेंज है। तो अब ग्लास हमेशा माइंड में रहना चाहिए। सेकंड रबड़ है 15 to 20, ये सब परसेंटेज में है, पता है ना? फिर लेदर 8 to 10, प्लास्टिक 6 to 10, टेक्सटाइल 3 to 4। मैं थोड़ा ज्यादा लेवल में था यार, मैं ये सोच रही हूँ तुम्हारे यहाँ तक तो मुश्किल है। वुड 0.5 to 1.5, वुड 0.5 to 1.5। मतलब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये कब आएंगे? UPSC टाइप में तो आ जाते होंगे एकदम कोर एनवायरमेंट के, वरना जो नॉर्मल वाले पेपर आते हैं ना SSC टाइप, सुन लो, उसमें तो यही सब आता है ज्यादा कि डेज कौन से हुए, उसमें डेफिनेशन पूछेंगे। अभी हम बात करेंगे पाइरोलिसिस की, इंसिनरेशन की। ये जो टेबल्स वगैरह है इतनी डिटेल में, अगर नॉर्मल पेपर है तो सिर्फ वही वाली कॉम्पोजिशन आएगी केमिकल वाली। ये सब जो एश कंटेंट वाला है वगैरह है, ये पर सब UPSC टाइप में आते हैं डिटेल के बाद। जला के देखेंगे फिर जाकर कांच पे हमारे उसके जलाने से थोड़ी जलेगा, जिससे जलाते हैं,
माचिस से हर चीज थोड़ी जलती है। इंसिनरेटर्स इतने बड़े बड़े जो लगाए हुए हैं वो कैसे करते, बायोमेडिकल वेस्ट कैसे डिस्पोज होता है? जो अस्पतालों से निकलने वाला कूड़ा है उससे तुम नॉर्मली आग थोड़ी लगा सकते, सीरीज थोड़ी जलेगी तुम्हारी नॉर्मल आग से। पर एक होता है ना भस्म कर देना, नाम सुना है? क्या फर्क होता है जलाने और भस्म करने में? जलाने और भस्म करने में क्या फर्क होता है? सेकंड ऐसे कोई इंसिनरेटर्स भी होता है बात। ठीक है, चले आगे। किसी को कोई दिक्कत है एज कंटेंट वाले टेबल में? आगे चलो आप। वेस्ट कलेक्शन कैसे हो सकता है? निस्तारण करने से पहले हमें वेस्ट को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो दो टाइप के कंटेनर्स होते हैं। एक कंटेनर्स होते हैं स्टेशनरी कंटेनर्स, लिखो वेस्ट कलेक्शन। अब तुम पूरी थीसिस लिख सकते हो वेस्ट पे। स्टेशनरी कंटेनर्स, स्टेशनरी। और दूसरे होता है हॉल्ड कंटेनर्स। हॉल्ड का मतलब होता है HAULED, मतलब नहीं स्पेलिंग। स्टेशनरी हॉल्ड HAULED, AULED। अच्छा, स्टेशनरी से क्या समझ आ रहा है, क्या होगा स्टेशनरी कंटेनर? हिंदी टीचर स्टेशनरी होती है कब? मेडिकल स्टोर, पढ़ाई का सामान, पेंसिल, वो स्टेशनरी। हाँ, वो स्टेशनरी की बात नहीं हो रही। स्टेशनरी का मतलब होता है जो स्थायी होती है। स्थायी मतलब वही होता है जो एक जगह पे अपनी जगह पे टिके रहता है, कभी नहीं हिलते। जो बहुत आलसी होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी का मतलब है जो अपनी जगह से नहीं हिलता। कौन है तुम्हारे में से जो एक जगह बैठ जाए तो टिक गया तो टिक गया, कभी नहीं हिलेगा? स्टेशनरी का मतलब वो भी होता है। स्टेशनरी का मतलब होता है जो एक ही जगह पे रहता है। तो स्टेशनरी कंटेनर वो कंटेनर्स होते हैं जो एक ही जगह पे रहते हैं। जैसे रोड साइड पे नहीं लगा देते कि ये डस्टबिन जो लगे हुए हैं, वो स्टेशनरी कंटेनर है कि वो हमेशा वहीं के वहीं रहेंगे। जब भी उसमें से कूड़ा निकालना होगा तो उनको बस वहीं के वहीं खाली करके वहीं के वहीं छोड़ के जाना है, वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। और होल्ड कंटेनर्स का होता है जो कंटेनर के कंटेनर उठा के ले जाते हैं और फिर जो भी डिस्पोजल साइड है वहां पे डिस्पोज करके फिर कंटेनर्स को वापस ला। इतना सा फर्क नाम में ही है इसका। मतलब जो अपनी जगह से नहीं हिलता। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाती हूँ। 4 डेफिनेशन लिखो। एक लिखो रीयूजिंग, लिखो रीयूजिंग। सेकंड लिखो रीमैन्युफैक्चरिंग, फिर लिखो रिपेयरिंग, और फिर लिखो रिसाइकलिंग। ये चारों है ना, रीयूजिंग, रीमैन्युफैक्चरिंग, रिपेयरिंग और रिसाइकलिंग। चार हो गई ना बहने? अब मुझे इसका फर्क समझाओ। रीयूजिंग का क्या मतलब होता है? तो प्रयोग तो हम सबको ही करेंगे जो रिसाइकल नहीं। हाँ भाई लड़कों, तो दोबारा यूज में आ जाएगा। हाँ, तो रिसाइकलिंग में भी वही होता है, दोबारा यूज में आ जाए। रिपेयरिंग में भी वही होता है। फर्क क्या है सब में? फर्क क्यों है? रिपेयर करा के जो आप दोबारा यूज में लेके आ रहे हो, रिसाइकिल करके भी आप दोबारा यूज कर रहे हो, रिमैन्युफैक्चर करके भी कर रहे हो। तो रीयूजिंग में ऐसे क्या अलग बात है? रीयूजिंग का मतलब बार-बार यूज करना ही नहीं ना। तो रिसाइकिल में भी वही तो बात है। रिसाइकिल तो मतलब क्या है, हमारे ऊपर नहीं है। हाँ, एक हम उसको बार-बार इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रीयूजिंग हो गया। हाँ, अगर वो कोई ना फट गई तो उन्होंने टेप लगा के दिया तो वो रिपेयर हो गया। हाँ, और उसे अगर हम लोग दोबारा से करा के एक बंदी बना के उसी मटेरियल की तो वो हो गया रीमैन्युफैक्चरिंग। हाँ हाँ, तो रिसाइकिल। रिसाइकिल काम में ही है। और रीमैन्युफैक्चरिंग क्या हुआ फिर? अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। रिसाइकिल का मतलब मैम जो इस तरह की चीजें जो हो सकती हैं ऐसे दोबारा मैन्युफैक्चर। दूसरी इसमें हो गई ना कंफ्यूजन। अब मैं दोबारा से शुरू करती हूँ, मैं फर्क समझाऊंगी सबको। एक मिनट बस। नहीं नहीं, ये फर्क नहीं होता। मैं बता, रीयूजिंग का मतलब पता क्या होता है कि वो जिस फॉर्म में था ना, आप एज इट इज उसको यूज कर रहे हो, उसका वही इस्तेमाल जो वो था, जिस फॉर्म में वो वेस्ट था, उसी चीज के लिए उसको दोबारा इस्तेमाल कर।
वो रीयूजिंग होता है। रीयूजिंग का मतलब ये है कि जैसे आप बाजार से पॉलिथीन लाए, अब उस पॉलिथीन का आप पहले भी सामान डालने के लिए उपयोग कर रहे थे, अभी भी सामान डालने के लिए, मतलब रीयूजिंग का मतलब होता है कि उस सामान को उसी तरह प्रयोग करना जिस चीज के लिए वो बना था। ठीक है, लिखो इसे फिर दूसरा बताओ। मतलब उसकी जो एप्लीकेशन है या उसका जो यूज है वो सेम रहा, जिसके लिए आपने उसको पहले दिन बनाया था, उसी अब वो उसी चीज के लिए आप उसे इस्तेमाल जब तक कर रहे हो तो आप उस सामान को रीयूज करते जाओ। ठीक है, जिस पर्पज के लिए वो बना है उसी पर्पज के लिए उसका जब तक इस्तेमाल हो सकता है। रीयूजिंग किसी चीज से मतलब ये देखो कि उस प्रोडक्ट का जिस चीज के लिए वो बना था उसी चीज के लिए अगर उसका प्रयोग हो रहा है, चाहे कितनी भी बार हो रहा है, जब तक आप उस चीज का उसी चीज के लिए प्रयोग कर रहे हो जिस चीज के लिए वो बनी या बनाई गई थी, तब तक आप उस प्रोडक्ट को रीयूज कर रहे हो। जैसे कि आपके क्लोथ्स, यू आर रीयूजिंग इट, राइट। एक बार आपने खरीदा, आप इसे डिस्पोज ऑफ तो नहीं कर रहे ना, आप उसे वॉश करके या जैसे भी पर बार बार उसी पर्पज के लिए यूज कर रहे हो। इफ यू आर बाइंग अ कैप, तो आप उस कैप को हमेशा विंटर से बचने के लिए बार बार उसका इस्तेमाल कर रहे हो, जब तक वो कैप आप पहन रहे हो अपने सिर पे, या उस कैप का उसी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, अभी वो घर का कूड़ा का बड़ा नहीं होता है ना। जैसे आपकी मदर्स क्या करती है कि आप टी शर्ट पहनते रहो पहनते रहो पहनते रहो, बहुत टाइम बाद टी शर्ट कूड़ा को पोछा लगाने के लिए डस्टबिन के लिए काम आती है, तब उसका पर्पज बदल जाता है कि यू आर नॉट रीयूजिंग, है ना। तो रीयूज का मतलब यह है कि सेम एप्लीकेशन के लिए आप उसका इस्तेमाल करो। ठीक है, एक बात समझ आए। अब रिपेयर, सेकंड रिपेयर में तो छोटी सी बात है इसको कि आप उसको उसी चीज को मॉडिफाई करते हो, उसी पार्ट खराब हो गया, आप जो भी उसका ऑर्गन है या जो भी उसका पार्ट है जो भी चीज है उसको बस आपने उसको ठीक किया और आप उसको दोबारा इस्तेमाल करने लगते हैं, वो रिपेयर हो गया। ठीक है, अब रीमैन्युफैक्चरिंग रीमैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि आप उस प्रोडक्ट को अब एक नए प्रोडक्ट में रिस्टोर कर, नए मतलब नए प्रोडक्ट में इन द सेंस नया सा लगने लगा आपको प्रोडक्ट। कैसे लगने लग सकता है पुराना प्रोडक्ट नया सा? मतलब जैसे होता नहीं, आपके पास एक आपने एक स्प्लेंडर खरीदी पुरानी, ठीक है, आपने उसे पेंट कर दिया, आपने उसको डेंटिंग पेंटिंग करा दिया, आपको लगता है तो आपने उस प्रोडक्ट को मतलब होता नहीं, कई बार आपने जब वो खरीदी और फिर आपने अपने रिलेटिव्स को दिया, उन्होंने कहा यार ये तो बिल्कुल नहीं बदल गई, ये तो लग ही नहीं रहा है कि वही चीज है, तो वो जब बोलते हो आप ये तो लग ही नहीं रहा वही चीज है, तो वो रीमैन्युफैक्चरिंग है किसी भी चीज। जैसे किसी चीज को होता है ना पुराना पड़ा हुआ आपके घर पे पड़ा हुआ कोई स्टैंड था, आप उसे पेंट कर दिया, अच्छा उसे पेंट करने में आपने उसे क्या किया, उसे पेंट करने में आपने उसे रस्ट से बचाया। रस्ट से मतलब अगर आप उसका और उस तरीके से अगर नहीं करते तो ऐसा नहीं है कि उसके सिर्फ लुक बदला, उसमें जो लगने वाली जंग थी उससे भी आपने उसको प्रिवेंट कर दिया, तो अब आपने उसको क्या किया, रीमैन्युफैक्चर। ठीक है, लिखो इसे लैंग्वेज में कि आपने रीस्टोर कर दिया, उससे एक नए जैसा प्रोडक्ट बना। ठीक है, रीमैन्युफैक्चर। और रिसाइकिल क्या हुआ? रिसाइकल अब रिसाइकिल का मतलब ये होता है कि जैसे क्या होता है जब आपके घर से कूड़े वाला कोई सामान लेके जाता है तो कहता नहीं, ये जो प्लास्टिक को लेके जाते हैं उसका क्या करते हैं, उसे मतलब गला के पिघला के उससे नए प्रोडक्ट्स बना लेते हैं ना। उसे फर्स्ट क्लास प्लास्टिक से सेकंड क्लास प्लास्टिक बन गई, तो उससे रिसाइकिल जो प्रोडक्ट है उसको रिकवर कर दिया, जैसे वेस्ट को, आपका पर्पज सिर्फ वेस्ट को रिकवर करना था या नहीं, तो वो होता है रिसाइकिल करना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? एक बार किसका? रिसाइकिल का मतलब ये होता है कि कोई चीज वेस्ट थी आपके लिए, अब वो वेस्ट हो चुकी है आपके लिए, पर कैसे दूसरा उस आपके वाले वेस्ट को किसी भी तरीके से यूटिलाइज करेगा। जैसे जो कूड़े वाले भैया, जो कबाड़ी वाले भैया होते हैं, ब्लैक पीपल्स ग्रुप, वो ये जितने भी सामान को लेके जाते हैं, या आपके लिए जो वेस्ट है उसको किसी भी फॉर्म में रिसाइकिल करते हैं, है ना। ऐसा नहीं होगा कि वो अब उसको जैसी बॉटल लेके जा रहे हैं एज इट इज इस्तेमाल करें, वो उसका किसी भी और फॉर्म में यूटिलाइजेशन कर लेंगे, तो उसको रिसाइकलिंग हो कि प्रोडक्ट को बस वेस्ट नहीं बनने देना, चाहे कैसे भी उसे हम कैसे भी प्रिवेंट। ठीक है, कोई दिक्कत? चले आगे, चलो। अच्छा, अब वेस्ट को जो रिकवर करने के कौन कौन से तरीके होते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, जो सेकंड वाली क्लास में ना वो ले 11:20 से 12 और 1, वो जो पिछले साल पिछली क्लास में ना मैं बता देती हूँ कि यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस का हमने टेस्ट लिया था, तो आज टेस्ट नहीं है, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम्हें कौन सा आंसर लगता है, फिर मैं दिखाऊंगी कि कैसे एलिमिनेट करते हैं आंसर को।
वो सिखाऊंगी, ठीक है। और आपको तो बहुत ही उस क्लास का बेनिफिट होगा, क्योंकि क्वेश्चन आप एक बार कर चुके हो, तो आपको बिल्कुल दिमाग, इसलिए मैं कहती हूँ क्लास अटेंड किया करो। अब इन्होंने क्वेश्चन एक बार खुद दिमाग लगा के किए हुए हैं हमारे, तो अभी इन्हें पता चलेगा कि मैंने एलिमिनेशन में कहाँ गलती की थी, ठीक है। सेकंड में वो करेंगे, अभी फिलहाल आप इसको अब ये 3 तरीके से लिखो कि हमें अगर डिस्पोज करना है तो हम वेस्ट को कैसे कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो, या तो हमें अगर वेस्ट को कम करना है या फिर उसको रिकवर करना है, तो एक तो हम कर सकते हैं रिसाइकलिंग, बेसिक बात लिखो, रिसाइकलिंग कर सकते हैं वेस्ट की। अच्छा नहीं, इससे पहले लिखो सोर्स रिडक्शन। मतलब ये होता है कि कूड़े का जनरेशन ही कम कर दे तो अपने आप ही डिस्पोजल की और रिकवरी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर कूड़ा आपके घर से जनरेट होना ही कम हो जाएगा तो हमें टेंशन ही नहीं लेनी पड़ेगी कि इसे कैसे डिस्पोज करें। पहली चीज ये सोर्स पे आपने कूड़े को कम कर दिया। दूसरा, अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो आप करो क्या, रिसाइकलिंग, क्या रिसाइकल सेकेंड। और थर्ड फिर आ जाओ डिस्पोजल, कि भाई चलो अब हमने कम भी करके देख लिया, जितना कूड़ा रिसाइकल हो सकता दिया, पर अभी भी हमारे पास कुछ कूड़ा बचा है जिसको हमें डिस्पोज करना ही पड़ेगा। डिस्पोजल मतलब होता है निस्तारण, लिख लिया निस्तारण। इसको ऐसे हिंदी में लिखो, पहला पॉइंट ये लिखो कि प्रोड्यूस मतलब उसको उत्पन्न ही कम होना दिया जाए, कूड़े को सोर्स पे रिड्यूस हो जाए वो। सेकंड लिखो रिसाइकलिंग को तो हिंदी में रिसाइकलिंग ही बोलते हैं। हाँ, सेकंड मतलब रिसाइकल कर लो। और थर्ड मतलब है कि आपको कूड़ा जो थोड़ा बहुत जनरेट हुआ है उसका निस्तारण का कोई ना कोई तरीका आपको देखना ही होगा, ठीक है। अच्छा, पहला जो पॉइंट है ऐसे डिस्कस कर रही हूँ सोर्स रिडक्शन वाला, कैसे कैसे आप सोर्स पे कैसे कैसे आप कम कर सकते हो कूड़े को। सोर्स रिडक्शन मतलब बनना कैसे आप कम कर, जनरेशन कैसे कैसे कम कर सकते हो आप कूड़े को। एजुकेशन, कैसे एजुकेशन, जागरूकता, लोगों को जागरूक करके कम से कम कूड़ा जनरेट करो। कौन सा कूड़ा जनरेट, अगर मैं चलो मैं छोटी स्कूल की बच्ची हूँ, जैसे आपको मुझे समझाना है कि आप घर में ये वाली चीज इस्तेमाल नहीं करोगे, तो आप किस चीज का एग्जाम्पल दोगे कि क्या यूज नहीं करना, कैसे जनरेशन कम होगा कूड़े का। बस उससे कहो आप घर में कूड़ा नहीं बनाना बचाना, कैसे
एकेडमिक शीट जो है ना प्रिंटिंग वहां रखी है, इसलिए निकालने में गड़बड़ हो गई।